हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय मैथ क्लब चैनल। आज की वीडियो में आज हम आचार्य आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री की कहानी के बारे में देखने वाले। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को एंड तक अवश्य सुनिए। यह कोई 50 साल पहले की बात है जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया। 19 अप्रैल 1975 वह दिन जब भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया। यह भारत के लिए बड़े गौरव का क्षण था, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत आधुनिक हो चला है। लेकिन इस ग्रह को 1500 साल से भी पुराना नाम दिया गया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम पश्चिमी जगत में ऐसे मशहूर नहीं था, लेकिन भारत में आर्यभट्ट एक उपग्रह मात्र नहीं था, वह दरअसल वैज्ञानिक प्रेरणा का दूसरा नाम था। वह आर्यभट्ट जिसने 5वीं सदी में गणितीय और खगोलीय ज्ञान को पहली बार चरणबद्ध तरीके से किसी एक जगह एकत्रित किया, वह भी केवल 23 साल की उम्र में। उनके विचारों का अरबी में अनुवाद किया गया, जिन्होंने इस्लामी खगोलीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को खासा प्रभावित किया। हालांकि पश्चिमी जगत के समकालीन गणितज्ञों से आर्यभट्ट का कोई भी संपर्क नहीं था। यही वजह थी कि आर्यभट्ट के विचार वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक खोजों में सीधे तौर पर योगदान नहीं दे पाए। धीरे धीरे भारतीय जनमानस ने भी उन्हें भुला दिया। लेकिन जब आधुनिक भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपने नन्हे कदम बढ़ाने शुरू किए, तब आर्यभट्ट के नाम को दोबारा प्रतिष्ठा हासिल हुई। आर्यभट्ट एक नज़र में। नाम आर्यभट्ट, जन्म दिसंबर 476, जन्मस्थान अशमक, महाराष्ट्र, कुसुमपुर, पटना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार युग गुप्तकाल, मुख्य रुचि गणित व खगोलशास्त्र, कार्यस्थल नालंदा विश्वविद्यालय, कार्यक्षेत्र गणितज्ञ, ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री। मुख्य रचनाएं आर्यभट्ट सिद्धांत, दक्षगीतिका, तंत्र व आर्यभट्टीय। महत्वपूर्ण योगदान पाई व शून्य की खोज। मृत्यु दिसंबर 550 ईस्वी। प्राचीन भारत में अनेक महान वैज्ञानिक और चिंतक हुए, जिन्होंने ज्ञान के नए सूत्रों की रचना की, ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया। सन 476 ईस्वी में जन्मे आर्यभट्ट भी ऐसे ही एक स्वतंत्र चिंतक, प्रखर वैज्ञानिक एवं मेधावी गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। इसी बात को उनके लगभग 1000 वर्ष बाद महान वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने भी कहा था। आर्यभट्ट का प्रारंभिक जीवन। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 533 में हुआ था। इस समय को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता था। मगध शासक गुप्त साम्राज्य के काल में समूचा भारत प्रगति की ओर अग्रसर था। यह सम्राट विक्रमादित्य के समय में हुए थे। आर्यभट्ट का जन्म स्थान वर्तमान पटना अर्थात प्राचीन कालीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के निकट स्थित कुसुमपुर नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकारों उनके जन्म स्थान में मतभेद रखते हैं। उनका मानना है कि आर्यभट्ट का जन्म असमक, महाराष्ट्र में हुआ था। आर्यभट्ट अपने जीवन के किसी काल में उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुर गए थे। वह कुछ समय वहां पर रहे भी थे। 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में की, जो कि आधुनिक समय में पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अध्ययन का एक महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था। संभव है कि आर्यभट्ट इससे जुड़े रहे होंगे। यह भी संभव है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट वहाँ रहा करते थे। गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। बिहार में पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। जहाँ आज आर्यभट्ट का जन्म हुआ, वह दक्षिण में भी था। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर
थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीयन नामक एक ग्रंथ लिखा था। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्धि और स्वीकृति के चलते राजा बुधगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। इनके बाद 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता था, जो ज्योतिष और गणित विषयों में पारंगत व उस समय के प्रसिद्ध आचार्य थे। आर्यभट्ट द्वितीय ने आगे चलकर ज्योतिष विज्ञान पर महासिद्धांत नाम का एक ग्रंथ भी लिखा। आर्यभट्ट की प्रमुख खोजें। इतिहासकार मानते हैं कि आर्यभट्ट ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन वर्तमान समय में उनके केवल 4 ग्रंथ ही उपलब्ध है। वह ग्रंथ है आर्यभट्टीय दक्षगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट सिद्धांत ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं है, उनके केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है। आर्यभट्ट का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ आर्यभट्टीय है। जानते हैं आर्यभट्ट के द्वारा खोजों के बारे में, जिनके बारे में शायद ही दुनिया के अधिक लोगों को ही पता होगा। पहला है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के सरकमफेरेंस परिधि की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई, जो कि असल लंबाई 40,075.01 किलोमीटर से सिर्फ 0.2 ही कम है। दूसरा है, आर्यभट्ट ने वायुमंडल की ऊंचाई सिर्फ 80 किलोमीटर तक बताई थी। असल में वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, लेकिन इसका 99 हिस्सा 80 किलोमीटर की सीमा तक ही सीमित है। तीसरा है, आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों के बीच की दूरी के बारे में बताया। यह प्रेजेंट मेजरमेंट से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे एक एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। आर्यभट्ट के मेजरमेंट्स और वर्तमान मेजरमेंट्स इस तरह से है। चौथा पॉइंट है, आर्यभट्ट ने तारों की मदद से पृथ्वी के घूमने की गति को माप कर बताया था कि एक दिन की लंबाई 23 आवर 56 मिनट्स 4.1 सेकंड है, जो कि असल से सिर्फ 0.86 सेकंड कम है। आर्यभट्ट से पहले कई ग्रीक, यूनानी और भारतीय वैज्ञानिकों ने एक दिन की लंबाई बताई थी, लेकिन वह आर्यभट्ट जितनी सटीक यानी कि एक्यूरेट नहीं थी। 5. आर्यभट्ट के अनुसार एक साल की लंबाई लगभग 365.25868 दिन है, जो कि आधुनिक गणना 365.25636 दिन के लगभग बराबर है। 6. चांद के पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने को आर्यभट्ट ने 27.32167 दिन के बराबर बताया था, जो कि आधुनिक गणना 27.32167 दिन के लगभग बराबर है। 7. आर्यभट्ट ने केवल यही नहीं बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं, बल्कि ग्रहण लगने का समय निकालने का फॉर्मूला भी बताया था। उन्होंने ग्रहण कितनी देर तक रहेगा इस बात का पता लगाने का फॉर्मूला भी दिया था। 8. आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू दशमलव के 4 अंक तक बताई थी, जो कि पाई = 3.1416 है। 9. आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के साइन और कोसाइन की खोज की थी। आर्यभट्ट ने इन्हें जा और कोजा कहा है। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है वह वास्तव में आर्यभट्ट की ही खोज थी। 10. आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को अनंत माना। भारतीय दर्शन के अनुसार अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से इस सृष्टि का सृजन या निर्माण हुआ है, लेकिन आर्यभट्ट ने आकाश को तत्व नहीं माना। 11. आर्यभट्ट ने उस समय की प्रचलित अवधारणा को रद्द कर दिया कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र यानी कि सेंटर में है।
आर्यभट्ट के अनुसार सूर्य सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। पृथ्वी सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। 12 आपने अक्सर सुना होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, जो आपकी यह जानकारी गलत है। दरअसल उन्होंने गणनाओं को विशेष चिन्ह द्वारा लिखने की शुरुआत की थी। आर्यभट्ट का निधन। आर्यभट्ट का निधन दिसंबर 550 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त उनकी आयु 74 वर्ष के लगभग थी, लेकिन उनके जीवन के अंतिम अवधि और ठिकाने की सटीक जानकारी आज भी संदिग्ध है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको आज की कहानी अच्छी लगी